करेंगे। न्यायपालिका के संदर्भ में भी कुछ बातों की चर्चा हो चुकी थी। आज हम चर्चा करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ उन बातों की चर्चा हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, महज केवल भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति आखिरकार होती कैसे। प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग अलग है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति में, वही प्रक्रिया दूसरे देशों में भी अपनाई जाती है। वह कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रियाओं पर आज चर्चा होगी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य तो पहले भी था, राज्य आज भी है और राज्य कल भी रहेगा, अर्थात भविष्य में भी राज्य रहेगा। लेकिन जो तौर तरीके हैं उसमें समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। अब इस समय न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है, अर्थात आधुनिक राज्य, जो ये आधुनिक राज्य में जो सबसे अधिक लोकप्रिय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वह लोकतंत्र है। कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को और क्या कहते हैं? जनतंत्र। और क्या कहते हैं? जनतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। संसार के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी है, क्योंकि यही लोकप्रिय है, जनप्रिय है। इस कारण से भी कई राज्यों ने, कई देशों ने, कई राष्ट्रों ने इसे स्वीकार रखा है। अब हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो तौर तरीका है वह कौन कौन सा है। नंबर 1 में आप इसमें नोट करिए, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। जो विद्यार्थी हैं या फिर जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। शासन के अंगों में पहले भी चर्चा हुई थी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह 3 प्रमुख अंग हैं। चाहे हम शासन का अंग बोले या सरकार का अंग बोले, और तीनों पालिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो विविध तरीके हैं उसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। जबकि हमें मालूम है शासन के 3 अंगों में व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका में ही न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश की नियुक्ति व्यवस्थापिका द्वारा कैसे की जाती है इसकी हम चर्चा करते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की प्रणाली स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है, और इस प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। देश याद रखने की जरूरत है कि किन किन देशों में ऐसा होता है। व्यवस्थापिका द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन या उनकी नियुक्ति, यह स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर अब संयुक्त अधिवेशन, व्यवस्थापिका के संयुक्त अधिवेशन, जैसे हमारे अगर व्यवस्थापिका की बात की जाए तो संयुक्त अधिवेशन की जब बात की जाएगी तो संसद और संसद के 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हम व्यवस्थापिका की बात करेंगे विभिन्न प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत विधानमंडल, जिसके फिर 2 अंग, विधानसभा और विधान परिषद। बात समझ में आ रही है ना? तो व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। यह पद्धति हालांकि व्यवहारिक नहीं है। जैसे अभी पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कभी कभी किसी प्रश्न का जवाब पूरे क्लास के लोग सही भी बता सकते हैं और पूरे क्लास के लोग गलत भी बता सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है।
योग्यता के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी प्रश्न का जवाब अगर पूरे क्लास के लोग बता दें कि यही सही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा था 2 + 2 = 4, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 + 2 को लोग 3 बता दें या 5 बता दें। इसका मतलब यह नहीं कि 2 + 2 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, वह 4 ही रहेगा। ठीक है ना। तो जब आम जनता जनप्रतिनिधियों का चयन करती है या जनप्रतिनिधि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो उसमें भी इस तरह की मिस्टेक, इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की कमियाँ या इस तरह की खामियाँ रह सकती हैं। बात क्लियर हो रही है ना। यह कोई ज़रूरी नहीं समूह कोई निर्णय ले ले और वह बहुत उपयुक्त हो। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन का अर्थ है निर्वाचन दलबंदी के आधार पर होगा और उम्मीदवारों को कानूनी योग्यता और प्रतिभा को की उपेक्षा की जाएगी। स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार होगी वह व्यक्ति चाहेगा कि उसी का व्यक्ति जज भी हो, न्यायाधीश भी हो। यह भी आप समझ सकते हैं कि जिसकी सरकार है, जिस दल की सरकार है, जिन लोगों की सरकार है, उनके द्वारा अगर जज की नियुक्ति होगी तो स्वाभाविक है कि वह जज भी निर्णय देने में पक्षपात कर सकता है, नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसके प्रति उसका लगाव, उसका झुकाव या उससे संबद्धता हो सकती है, या उसका दोष भी है। परंतु यह प्रक्रिया है संसार के देशों में, उसे हमें जानने की ज़रूरत है। उसमें से ये 2 देश महत्वपूर्ण है, एक स्विट्ज़रलैंड और दूसरा अमेरिका। ठीक है ना। तो उनकी कानूनी योग्यता और उनकी प्रतिभा की स्वाभाविक है कि उपेक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश निष्पक्ष, जो भी हमने बताया कि कोई राजनीतिक दल या व्यवस्थापिका के जो अंग हैं वो बहुमत के आधार पर किसी का चयन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। ठीक है ना, उठ सकता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति में सभी लोग मतदान करते हैं, लेकिन वहाँ पर साधारण तरीके से चुनाव नहीं होता। साधारण तरीके से चुनाव नहीं होता, उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अर्थात 50% + 1, आधे से अधिक जिसको समर्थन प्राप्त होगा, मत मिलेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है ना। असामान्य चुनाव में क्या होता है? सामान्य चुनाव में मान लो उदाहरण के तौर पर कुल वोट 10 है। कितने? 10। अब प्रत्याशी हो गए 5। कितने हो गए? 5। तो हो सकता है कि किसी एक को 3 मिल जाए, किसी एक को 3 मिल जाए, इसके अलावा बचे 4। तो स्वाभाविक है कि अन्य लोगों को 2-2 मिलेगा और एक को 1 मिलेगा। यही होगा ना। किसी को मिला 1, किसी को मिला 2 और किसी को मिला 3। वोटर कुल कितने थे? 10। प्रत्याशी 5 थे ना, वोटर कितने थे? 10। अब इसको आप समझो कि इस तरह से अगर न्यायाधीश का जब चयन होगा तो जो 3 पाया वह जीत गया? नहीं जीता। और जो 2 पाया वो हार गया, जो 1 पाया वो हार गया। थे कितने कुल? वोटर कितने थे? 10। प्रत्याशी कितने थे? 5। तो 10 वोट में से 3 वोट जिसको मिला वो जीत गया। कौन जीत गया? 7 वोट किसके पक्ष में था? उसके पक्ष में था। 7 उसके पक्ष में नहीं था, 3 ही पक्ष में था, लेकिन जीता कौन? 3 वाला जीता ना। तो जो 7 उसके विपक्ष में थे, या कोई ज़रूरी है कि वे 7 लोग दूसरे नंबर पर इसको पसंद करते रहे हो, या कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह सामान्य निर्वाचन में ऐसा होता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता कि 10 में से कम उसे 6 वोट चाहिए। बात समझ में आ रही है? 6 वोट उसको चाहिए, अर्थात जिसको 3 मिला है, जिसको 2-2 मिला है, या जिसको 1 मिला है, तो द्वितीय वरीयता का मत फिर वह चाहे 2 वाले में से या 3 वाले में से या 1 वाले में से, 1 वाला तो पहले ही छट जाता है, 1 वाले का वोट उठ करके फिर 2 वाले में या 3 वाले में जुड़ जाता है गिनती। ठीक है। 50% + 1 अर्थात 10 है तो स्वाभाविक है कि 6 वोट,
6 वोट अगर किसी को मिल जाएगा 10 में से, तो स्वाभाविक है कि आधे से अधिक लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बात समझ में आई? आधे से अधिक लोग उसको पसंद कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिसको 3 मत मिला था और जिसको 6 मत मिला है, तो क्वालिटी गुणवत्ता किस में मिलेगी? 6 वाले को। गुणवत्ता किस में मिलेगी? 6 वाले में मिलेगी। ठीक है ना? तो आमतौर पर विधानमंडलों द्वारा जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो स्वाभाविक है कि बहुमत के आधार पर उनका चयन हो जाएगा, जिसमें उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ठीक है। और इसी कारण से निष्पक्षता का लोप या निष्पक्षता में कमी या निष्पक्षता में खामी या निष्पक्षता में त्रुटि आने की संभावना बढ़ जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में यह पहला तरीका हो गया, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। ठीक है, क्लियर हो गया? यह पूरे संसार में इस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आप जानते रहो कि किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और किस न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से होती है, तो उसके कार्य किस प्रकार से होते हैं। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यों पर सवाल उठेगा, उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठेगा, और यह तरीका जनप्रिय नहीं हो सकता। ठीक है ना? जनप्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जज की नियुक्ति होगी, स्वाभाविक है, हो सकता है वह ईमानदार भी रहना चाहिए, इसके बावजूद भी लोग उस पर शक कर सकते हैं। नंबर 2 में लिखिए जनता द्वारा निर्वाचन। जनता द्वारा निर्वाचन। इसमें संसार के 3 राज्य प्रमुख हैं। 3 राज्य, जिसमें से आपका स्विट्ज़रलैंड भी है और अमेरिका भी है। और स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा भी निर्वाचन की प्रक्रिया है, और जनता द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया भी स्विट्ज़रलैंड के कुछ प्रांत और अमेरिका के कई राज्यों में यह प्रचलित है। फ्रांस में भी है जनता द्वारा निर्वाचन। ठीक है। जैसे लोकतंत्र के तो कई गुण हैं, लेकिन लोकतंत्र के कुछ अवगुण भी हैं, है ना? जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के कुछ अवगुण भी हैं। वह अवगुण में से क्या है कि सामान्य जनता, सभी नहीं, जो अधिकांश लोग, जनता में अधिकांश लोग जो निर्णय लेते हैं, आप समझ सकते हैं जनता में अधिकांश लोग क्या बुद्धिमान होते हैं, क्या विद्वान होते हैं, क्या ज़्यादा समझदार होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो जनता है वह कोई ज़रूरी नहीं, यह अवगुण बता रहा हूँ, यह अवगुण कि इसीलिए जब सही तरीके से लोकतंत्र काम नहीं करता, इसको कहते हैं भीड़ तंत्र। क्या कहते हैं? भीड़ तंत्र। तो जनता द्वारा भी जब नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, तो स्वाभाविक है कि उन पर दलीय पक्षपात का आरोप लगे, और जो उनके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें वह चीज़ न प्राप्त हो। ठीक है ना? और जनमत एक शब्द आता है, जनता का मत। न्याय के साथ क्या है? न्याय 2 दूना 4 है, न्याय 2 दूना 3 और 5 नहीं है। न्याय समझौता नहीं है, न्याय केवल न्याय है। आमतौर पे क्या कहते हैं लोग कि आपस में झगड़ा हो गया, समझौता कर लो। क्या कहते हैं? समझौता कर लो। तो क्या समझौता न्याय है? एक मजबूत इंसान है, किसी कमज़ोर को उसने मार पीट दिया, फिर उसके बाद पंचायत होती है, लोग बैठते हैं, बात करते हैं, समझौता कर लो। कहें क्या समझौता कर लो? चलो चोट लग गया तो रुपया पैसा ले लो इलाज उपचार के लिए, है ना? ऐसा करते कि नहीं करते? तो चोट लग गया, रुपया पैसा ले लो इलाज के लिए, क्या यही न्याय है? यह न्याय नहीं है। अब देखो समझौता और न्याय में अंतर। यह तो समझौता तो हो गया, न्याय कहाँ है? न्याय यह है कि उसने किसी को प्रताड़ित किया तो उसके बदले में उसे दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है ना? हमारे भारतीय दंड संहिता में, IPC में
केवल एक ही तरह की दंड का प्रावधान नहीं है कि किसी को केवल कारावास दे देंगे या किसी को केवल जुर्माना कर देंगे, ऐसा नहीं है। जुर्माना भी है और कारावास भी है। उदाहरण के तौर पर किसी मामले में अगर किसी के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है, ठीक है, और उसे 2 साल के कारावास की भी सज़ा मिलती है, ऐसा भी होता है। आज आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, हो सकता है, वो जो घटना थी नर पिचास, है ना, जो कोहली और एक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें जिसमें बच्चों को मार देते थे सब, है ना, बच्चों को मार देते थे। तो और उसमें फांसी की सज़ा हो चुकी है दोनों को। अन्य मामले जो आ रहे हैं उसमें भी उनको फांसी की सज़ा हो रही है, जुर्माना भी लग रहा है ना। और कभी कभी सज़ा जैसे उस तरह के अपराध हैं, इंसान अधिकतम 100 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन विदेशों में जब अपराधों पे फैसले आने शुरू होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो किसी अपराध में उसको 10 साल की सज़ा मिला, फिर किसी दूसरे में 10 साल की मिल गया, फिर किसी में उसको 25 साल की मिल गई, ठीक है। तो जोड़ते जोड़ते पता लगता है कि किसी व्यक्ति को 150 साल की सज़ा मिल गई। जिंदा कितना रहना उसको, अधिकतम इंसान कितना दिन जिंदा रहता? 100 साल। कितना दिन? 100 साल, यही ना। लेकिन किसी को अगर 200 साल की सज़ा मिल जाए तब, लेकिन मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, सज़ा मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को सज़ा मिल गई, एक ही तरह का अपराध है, 10 साल की मिल गई तो आप ये कह के बच सकते हो कि इसी तरह का तो वह भी अपराध था, तो एक बार मिल गई तो 2 बार क्यों? एक मामले में 1 बार सज़ा, उसी तरह का अगर वह दूसरा मामला करता है तो उसमें भी सज़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और उसमें केवल इतना ही नहीं है, कारावास भी और जुर्माना भी है। और उसमें यह नहीं है कि पता लगा कि जो कारावास है उसमें जुर्माना दे करके आप उसको ख़त्म करा लोगे, बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा कि 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ था, 2 साल का सश्रम कारावास, तो जज साहब ऐसा करें कि जो 2 साल का सश्रम कारावास है उसके बदले में 20,000 और हम दे दे रहे हैं, आप हमको सश्रम कारावास निरस्त करके जुर्माना कर दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यह दंड का प्रावधान है, यह न्याय व्यवस्था है। समझौता में ऐसा होता है क्या? समझौता में क्या होता है? चोट लग गई, रुपया पैसा इलाज करा दो, यही ना। न्याय में किस प्रकार से होगा? न्याय में उसकी गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, और जैसा उसने अपराध किया उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। समझ में आई बात? न्याय और समझौता में अंतर नहीं आया? समझौता एक रास्ता निकाला जाता है, विवाद को निपटारा करने के लिए समझौता कर लो, बात खत्म हो जाए, आगे किसी प्रकार का विवाद न हो। तो जनता द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया के संदर्भ में लास्की एक विचारक है, लास्की, उनका कथन क्या है उसको आप जनता द्वारा निर्वाचन में लास्की क्या कहता है? विचारक है, नियुक्त की सभी पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की नियुक्त की सभी पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप से निकृष्ट है। लास्की ने निकृष्ट शब्द का प्रयोग किया, निकृष्ट, अर्थात योग्यता नहीं मिलेगी उसमें। मिलेगी योग्यता मिलेगी। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर का चयन होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, जिसका जिससे लगाव है उसको चुन लेते हैं ना। या कोई ज़रूरी है कि वह बहुत योग्य हो, उसके पास नॉलेज हो, उसका चयन क्यों कर लेते हैं? कि वो सबकी बात सुनता है, अधिक से अधिक लोगों की बात सुनता है। कोई गलत करता है तो भी पता लगता है कि चुप रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति ईमानदार है, जिसके अंदर योग्यता है, तो स्वाभाविक है कि वह जनप्रिय अपेक्षाकृत कम होता है।
क्यों जनप्रिय? क्यों? क्योंकि वह जो उचित है वही करेगा, जो उचित है वही करेगा। इसलिए लास्की ने भी कहा कि जनता द्वारा जो निर्वाचन है न्यायाधीशों की, उसमें नियुक्ति की सभी पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप से निकृष्ट है। निकृष्ट का अभिप्राय ठीक नहीं है, खराब है, अनुचित है ना। तीसरे पे आइए आप, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। कार्यपालिका की नियुक्ति। आदरणीय मनोज जी, आपके प्रश्न का हम जवाब देंगे। इसमें आपने पूछा कि सर कुछ सज़ा हमने सुनी है, जैसे 5 बार मौत की सज़ा, या कैसे संभव है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले इसको हम पूरा कर लें। कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, ठीक है। अभी हमने चर्चा किया आपसे कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, ठीक है, और एक सीधे जनता द्वारा निर्वाचन। तीसरा क्या है? कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होती है? सिविल सेवा में आप जानते हैं, उन परीक्षाओं को आसानी से लोग उत्तीर्ण नहीं कर पाते, ये मालूम है ना। बहुत ही श्रम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, उसमें अनुमान के आधार पर नहीं चलता, और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। यह हम आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक तौर पर जब कई बार स्क्रीनिंग होगी, हमें मान सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है हम निशान लगा देते हैं, हो सकता है कि उसमें चयन हो जाए, उसमें भी चयन नहीं होता। यह संभव नहीं है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है वह उस परीक्षा को भी पास करेगा, यह संभव नहीं है। मान लो उदाहरण के तौर पर प्रारंभिक परीक्षा में कोई अभ्यर्थी किसी तरह से उत्तीर्ण हो जाता है निशान लगा कर, ऑब्जेक्टिव आता है, कोई प्रश्न होगा, उसका 4 विकल्प होगा, हो सकता है ईश्वर का ध्यान कर ले, अपने इष्ट देव का ध्यान कर ले कि जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय माँ, निशान लगा दिया, और उसको जो मार्क्स था उसमें एक मेरिट बन गया, उसमें नाम उसका आ गया। हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है, फिर भी इसमें संभावना कम रहती है। उसके बाद आगे देखिए, फिर मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव नहीं होती, जिसमें निशान लगाना है, उसमें लिखना होता है, निबंधात्मक। बात समझ में आ रही है? निबंधात्मक लिखना होता है। अब उसमें कैसे काम चलेगा? चल जाएगा काम। उसमें आप अपने इष्ट देव का ध्यान करके, अगर आपको नहीं पता है, निशान तो लगा सकते हो, लेकिन उसका विवरण लिख सकते हो क्या? उसका उल्लेख कर सकते हो क्या? या निबंध लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? तो निबंधात्मक में मामला फंस जाएगा। अर्थात जो योग्य व्यक्ति है वही उसको लिख पाएगा, और उसमें जो बेहतर लिखा हुआ है उसका चयन होगा, क्योंकि जो कापियाँ हैं कभी भी कोई देख सकता है। जो कापियाँ जिसने लिखी है परीक्षार्थी, वो अपनी कापी खुद देख सकता है, दूसरा परीक्षार्थी भी उसको देख सकता है। कोई चीज़ छिपी नहीं है, वह खुद आकलन करेगा कि किसका किससे बेहतर है ना। कम शब्दों में अधिक बातें, अधिक महत्वपूर्ण बात किसने लिखी है, दूसरा चरण होगा, फिर मेरिट बनेगी। उसके बाद तीसरा चरण क्या है? साक्षात्कार है ना। तीसरा चरण साक्षात्कार है, और उस साक्षात्कार में फिर चयन होता है। वहाँ जो लोग बैठे रहते हैं वे लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं उस विषय से संदर्भित, ठीक ना। या इसमें गुंजाइश है गड़बड़ी के? अगर मान लो कोई सोर्स पैरवी लगाने वाला है तो उसको भी तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तब तो साक्षात्कार में सोर्स पैरवी लगेगी। तो जिसकी सोर्स पैरवी लगनी है वो प्रारंभिक परीक्षा में ही छट गया, जिसकी सोर्स पैरवी लगनी है वह मुख्य परीक्षा में ही छट गया। और इंटर में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं होते कि जिसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति कोई परिवर्तन कर सकता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हेर फेर कर सकता है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी एक निर्धारित अंक ही होते हैं, उन्हीं अंकों में से ही जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, या जो साक्षात्कार लेने वाले वरिष्ठ सीनियर अधिकारी हैं,
वे पूछते हैं। तो यह तरीका होता है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का, ठीक है ना, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके पहले जो दोनों बातें हुई थी, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और जनता द्वारा निर्वाचन, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों निर्वाचन से कार्यपालिका द्वारा जो निर्वाचन है वह क्या होगा, बेहतर होगा। क्या होगा, बेहतर होगा कि नहीं होगा, बेहतर होगा, बेहतर ना। उदाहरण के तौर पर ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, हम इंजीनियर बनाने की बात कर रहे हैं और इसमें बात हो जाए कि बताओ किसको इंजीनियर बनाया जाए, तो लोग हाथ उठा देंगे तो अच्छा इंजीनियर हो जाएगा, या हम कहेंगे किसको डॉक्टर बनाया जाए तो हाथ उठा देगा कोई किसी के समर्थन में तो अच्छा डॉक्टर हो जाएगा। संभव है? या हम ये कहते हैं कि इसमें सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, हाथ उठा देंगे तो हो जाएगा। संभव है ऐसा? नहीं। लेकिन जब जो उसके लिए जो मानक है, जो उसका परीक्षण जब उससे गुजरेगा तो वह अच्छा जज भी हो सकता है, वह अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है और वह अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, वह अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही ना? इस प्रकार से कार्यपालिका द्वारा जजों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह बेहतर होती है। और इसमें जो राजनीतिक दलों का प्रभाव है, किसका? राजनीतिक दलों का जो प्रभाव है उससे भी मुक्ति मिल जाती है, ठीक है ना, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कार्यपालिका द्वारा जब चयन की प्रक्रिया होती है तो अभी अत्यंत गोपनीय होती है, उसके अनुरूप ही उनका चयन किया जाता है, मानक का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। और जो कि जो चयन करने वाले जो लोग हैं वह भी योग्यतम लोग होते हैं, केवल योग्य नहीं होते बल्कि योग्यतम लोग होते हैं। वे योग्यतम लोग ही योग्य लोगों का चयन करते हैं। एक विचारक हैं डीन हॉल, उनका कथन है, डीन हॉल, न्यायाधीशों की नियुक्ति के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अन्य सभी तरीकों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के अन्य सभी तरीकों से कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का तरीका, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का तरीका निसंदेह सबसे अधिक संतोषजनक सिद्ध हुआ है। निसंदेह सबसे अधिक संतोषजनक सिद्ध हुआ है। यह 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों में सबसे बेहतर तरीका कौन है? सबसे बेहतर तरीका कौन है? कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। संसार के विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के 3 तरीके, इसमें नंबर 1 पर व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति, और नंबर 2 पर जनता द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति, और नंबर 3 पर कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। ठीक है ना, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो ये जो 3 तरीके बताए गए उसमें सबसे बेहतर तरीका है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। ठीक है ना। और आते हैं अवधि, न्यायाधीश कितनी अवधि तक काम करता है। न्यायाधीशों की पदावधि, न्यायाधीश अपने पदों पर कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है। कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है। अमेरिका के कुछ राज्यों, स्विट्जरलैंड के अधिकांश प्रांतों व मैक्सिको को छोड़कर
जहाँ न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा होता है, अन्य समस्त देशों में न्यायाधीश एक निर्धारित आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, बशर्ते इस अवधि में उनका आचरण अच्छा बना रहे। इसमें कोई शंका नहीं है कि छोटा कार्यकाल न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की ओर प्रवृत्ति करता है। अब देखिए किस देश में कितनी पदावधि है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत रहता है। कितना रहता है? जीवन पर्यंत रहता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष। इसको नोट कर लो। अमेरिका में जीवन पर्यंत न्यायाधीशों का कार्यकाल, और भारत में उच्चतम न्यायालय अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना? 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु पर तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पर 62 वर्ष की आयु पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। विचारक हैं हैमिल्टन। इनका कथन क्या है, इसको आप नोट करिए। एक तो बात इतनी समझ में आ गई होगी कि अमेरिका में जज या न्यायाधीश जीवन पर्यंत तैनात रहता है, कार्य करता है, ठीक है ना, अर्थात जब तक वह जीवित है, अर्थात कार्य करने के लायक। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितनी? 65 वर्ष तक, और उच्च न्यायालय में वह 62 वर्ष तक। विषम परिस्थितियों में भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि उनके कार्यकाल में वृद्धि 2 वर्ष के लिए की जा सकती है, विषम परिस्थितियों में, है ना। लेकिन सामान्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्ष, और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष। हैमिल्टन ने कहा है, न्यायाधीशों का सदाचार पर्यंत न्यायाधीशों का सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहने का नियम, सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहने का नियम शासन के न्यायाधीशों का सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहने का नियम शासन के प्रयोगों में एक बहुमूल्य सुधार है। किसी भी शासन में कानूनों को अस्थायी, उचित और निष्पक्ष ढंग से
और निष्पक्ष ढंग से कार्यान्वित करने का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके, जिसमें व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, जनता द्वारा निर्वाचन और कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, ये 3 तरीके बताए गए। कार्यकाल के संदर्भ में बताया गया कि अमेरिका में जीवन पर्यंत, भारत में सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और जो हाई कोर्ट है उसमें 62 वर्ष। और एक विचारक का भी कथन आपने अभी हैमिल्टन का आपने लिखा, स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति को सदाचार पर जब तक वह सही रहेगा, कार्य करता रहेगा अपने पद पर, तो निश्चित तौर पर उसके कार्य में गुणवत्ता रहेगी। अब आते हैं कि जब हम नियुक्ति की बात कर लिया हमने, उनकी पदावत की बात कर ली, तो उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है उसकी भी हम चर्चा कर लें। न्यायाधीशों की पदच्युत, न्यायाधीशों को हम उनके पद से कैसे हटा सकते हैं। न्यायाधीशों की पदच्युत, उनको उनके पदों से कैसे हटाया जा सकता है। इंग्लैंड उदाहरण लिख लीजिए। इंग्लैंड में भी 2 प्रमुख आधार माने जाते हैं हटाने के पीछे। एक भ्रष्टाचार अथवा नैतिक पतन, भ्रष्टाचार अथवा नैतिक पतन का दोषी। इंग्लैंड में आप समझ लीजिए, इंग्लैंड में दोनों सदनों में जिस जज के ऊपर, जिस न्यायाधीश के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए या नैतिक पतन का वह दोषी हो, तो राजा उसको, किसको, न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा, ठीक है ना, महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। और यही स्थिति कमोबेश भारत में भी है। अयोग्य, भारत में अयोग्य या दुराचारी कोई जज ऐसा हो गया है, तो इन स्थितियों में भारत में भी महाभियोग लगा करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में यही 2/3 बहुमत, कितना बहुमत, 2/3, संसद के दोनों सदन अलग अलग अपनी समस्त संख्या के 2/3। बात क्लियर हो रही है ना। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, समस्त सदस्य जितने सदस्य हैं उनमें से कितना, 2/3, अर्थात आसानी से किसी जज को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग की प्रक्रिया कठिन है, जटिल है, आसानी से किसी को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन कोई जज अगर दुराचारी है या उसके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वह नहीं रह गई है, तो ऐसी दशा में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से। और सामान्य तौर पर होता क्या है, यह तो सिद्धांत की बात हो गई। सामान्य तौर पर किसी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है
या उसको हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। व्यवहारिक तौर पर उसके पहले ही जज त्यागपत्र दे देता है। क्या करता है? जैसे उसे मालूम हो जाता है कि अब हमको महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा और हम अब नहीं बचेंगे, हट ही जाएंगे, तो इन स्थितियों में वह खुद त्यागपत्र दे करके उस पद को खाली कर देता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 3 प्रमुख बातें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। पहली चीज़ की व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्ति, और दूसरा जनता द्वारा नियुक्ति, तीसरा कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। इस प्रकार से उसकी नियुक्ति होती है। और कार्यकाल के संदर्भ में अमेरिका में जीवन पर्यंत और भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जज 65 वर्ष और हाई कोर्ट का जज 62 वर्ष। और यह उसके पदावत हो गए कितने वर्षों तक वह कार्य कर सकता है। और अंतिम में है कि उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है ना? तो हटाने की प्रक्रिया कमोबेश एक जैसी है, थोड़ा परिवर्तन है। भारत में किसी जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में जो समस्त सदस्य हैं उससे 2/3 बहुमत उसे प्राप्त होगा, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। आज बस इतना है।